नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी लाइव ब्रेकिंग में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र और मेरे साथ हैं अमलेंदु उपाध्याय। बिहार में स्पेशल इंटेंसिव जो रिवीजन कर रहा है चुनाव आयोग, यानी मतदाता सूचियों की ओवरहॉलिंग कर रहा है, नए सिरे से उनका परीक्षण कर रहा है, वो मामला गहराता जा रहा है और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती दे दी गई है, चैलेंज कर दिया गया है। राजनीतिक दल इसको पहले ही सुप्रीम कोर्ट में ले जाने की बात कर रहे थे, लेकिन एडीआर नाम की संस्था ने अब इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और कहा है कि चुनाव आयोग का ये फैसला मनमाना है और इसके जरिए लोगों की नागरिकता छीनने का, वोटिंग राइट्स छीनने का एक षड्यंत्र है और नागरिकता भी छीनने की एक साजिश है। तो ये मामला अब और आगे बढ़ता जा रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इसका परीक्षण करेगा, सुप्रीम कोर्ट में इसको जो चुनाव आयोग का ये फैसला है। और दूसरी बात ये भी है कि नागरिकता जांचने का काम चुनाव आयोग कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। तो अब बुरी तरीके से इस जाल में, अपने ही जाल में फंसता नजर आ रहा है चुनाव आयोग, जो बिहार में उसने अचानक चुनाव से ठीक पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण का एक फरमान जारी किया था। हालांकि उसमें कुछ तब्दीलियां भी की, अब वो इसमें बुरी तरीके से उलझता चला जा रहा है और उसके इस फरमान को गैर कानूनी और गैर संवैधानिक बताया जा रहा है। चुनौती दी गई है सुप्रीम कोर्ट में, आगे क्या होता है। अभी इस मुद्दे पर विपक्षी पार्टियां सड़कों पर उतरने की तैयारी भी कर रही हैं, इसकी बात कर चुकी हैं। ये मुद्दा अब चुनाव आयोग का पीछा छोड़ने वाला नहीं है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र की एक अदालत से राहुल गांधी को एक क्लीन चिट मिली है, राहुल गांधी को काफ़ी राहत मिली है। उनके खिलाफ मानहानि का एक मुकदमा किया गया था। सावरकर को लेकर उन्होंने कुछ किताब का एक संदर्भ देते हुए कुछ बात कही थी, जिस पर उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर किया गया था, लेकिन उस मुकदमे को खारिज कर दिया गया है। उनका उस जो मानहानि का केस था, इस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है इस समय, उस पर बात करते हैं, जो चुनाव आयोग का फरमान है। और इस चुनाव आयोग के फरमान को लेकर एक बड़ी संख्या में बिहार में फिलहाल इसकी बात की जा रही है, लेकिन कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग इस तरह की कोशिश दूसरे राज्यों में भी करने वाला है, जहां आने वाले दिनों में चुनाव होंगे। लेकिन बिहार में उसको अब ये सफलता मिलती दिखाई नहीं पड़ रही है, क्योंकि आरोप लग रहे हैं कि लाखों की संख्या में मतदाता सूची से बाहर कर दिए जाएंगे और फिर उनकी नागरिकता पर भी संकट आ सकता है। ये आशंकाएं जताई जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी मुद्दा चला गया है। इसको लेकर अब अमलेंदु जी, चुनाव आयोग बुरी तरह से घिरा है। शुरू से ही ये सवाल उठ रहे थे कि इस तरह का फरमान अचानक चुनाव से ठीक पहले चुनाव आयोग कैसे दे सकता है, और अगर उसको पुनरीक्षण करना है, उसमें जो डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जो उसमें आईडी कार्ड, जो पहचान पत्र मांग रहे हैं, उन पहचान पत्रों की सूची में जो मुख्य पहचान पत्र होते हैं वो है ही नहीं, आधार कार्ड को ही नहीं शामिल किया गया है। और जन्म प्रमाण पत्र मांगकर और उसकी बाध्यता उस फॉर्मेट में देने को लेकर चुनाव आयोग घिरा हुआ है और अब सुप्रीम कोर्ट भी ये मुद्दा पहुंच चुका है। हाँ समीर जी, सुप्रीम कोर्ट ये मुद्दा पहुंच चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या करता है ये देखना होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जब चुनाव आयोग से मिलकर बाहर निकले थे तो उन्होंने कहा था कि चूंकि एक बार प्रक्रिया शुरू हो जाती है फिर सुप्रीम कोर्ट इसको बीच में सुनता नहीं है। तो अब देखना है कि सुप्रीम कोर्ट इसको बीच में सुनता है कि नहीं सुनता। हालांकि सुनना चाहिए, चूँकि प्रक्रिया शुरू होने का मतलब ये नहीं है कि संविधान से परे जाकर और जो शक्तियाँ चुनाव आयोग को प्राप्त नहीं है उनके लेकर भी अगर वो कोई प्रक्रिया शुरू कर देगा तो उसको बीच में नहीं सुना जाएगा। मतलब अगर चुनाव आयोग ये कह दे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डिपोर्ट किया जाना है, उनकी नागरिकता नहीं रही, तो क्या चुनाव सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं सुनेगा? तो यही सवाल यहाँ उठे। चूंकि जो 1950 का अधिनियम है उसके तहत चुनाव आयोग को नागरिकता तय करने का कोई अधिकार नहीं है किसी भी तरीके का, और वो नागरिकता तय नहीं कर सकता। उसकी जिम्मेदारी सिर्फ ये है कि कोई भी वैध मतदाता जो है वो उसका वोटर लिस्ट में नाम आने से छूटने ना पाए। तो चुनाव आयोग ने अपनी सीमाओं के परे जाकर ये निर्णय लिया है। ये निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है, जो खुद नहीं ले पाई, तो उसको पिछले दरवाजे से एक तरीके से कहा जाए एनआरसी लागू करने का एक प्रयास है। ये विपक्ष का समीर जी आरोप है। लेकिन ये बहुत गंभीर मसला बनता चला जा रहा है, चूंकि इसमें जो उसका परिपत्र जारी किया गया उसमें जो उसकी धारा 5 भी है वो साफ तौर पर कहती है कि अगर किसी के पास जो उसने 11 डॉक्यूमेंट्स दिए हैं वो नहीं होते हैं तो व्यक्ति को उसको फिर विदेशी नागरिक घोषित किया जा सकता है और उसको फिर
गिरफ्तार भी किया जा सकता है, डिटेंशन सेंटर भेजा जा सकता है, इस तरह की चीज़ें सारी हो सकती हैं। तो ये गंभीर एक तरीके से चीज़ है, और जिसको भारतीय जनता पार्टी एनआरसी जो खुद लागू नहीं कर पा रही, वो चुनाव आयोग के जरिए इस तरीके से लागू करने की कोशिश की जा रही है, ये विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल, बैकडोर से नागरिकता एनआरसी को लागू करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये चुनाव आयोग के अधिकार में नहीं आता है, ये गृह मंत्रालय का काम है। और इसके बारे में जो आपने जिस कानून का जिक्र किया अमलेंदु जी, उस पर 1995 में सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला भी आ चुका है, और उसको लेकर ये कहा जा रहा है कि ना किसी की नागरिकता तय करने का, नागरिकता जांचने का ये अधिकार चुनाव आयोग का नहीं है। और जो फॉर्मेट जारी किया है चुनाव आयोग ने, उसमें ये बात कही गई है। तो अब इस मुद्दे पर वैसे ही विपक्ष जो है काफी आक्रोशित है, और विपक्ष ही नहीं, इस मुद्दे पर तो अब सत्ता पक्ष की भी आंखें खुली हुई हैं। और जिस तरीके से लगातार जनता दल यूनाइटेड के नेताओं के बयान आ रहे हैं, और उनको देखते हुए जिस तरह से ये पुनरीक्षण सूची बन रही है, मतदाता सूची बन रही है, उसको लेकर एनडीए के घटक दलों में भी बेचैनी है, और उनको भी ये लग रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि इस साजिश में उनकी पार्टी से जुड़े हुए मतदाता भी बड़ी संख्या में गायब हो जाए। क्योंकि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो बता रही हैं कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो रिमोट एरिया में रहते हैं, बहुत वहाँ पर जहाँ बहुत सारी दिक्कतें हैं, जो बिहार की जो ज्योग्राफी है वो भी ऐसी है कि वहाँ पर 70% इलाका जो है वो बाढ़ पीड़ित रहता है, हर साल वहाँ बाढ़ आती है। ऐसे में बहुत सारे लोगों के पास दस्तावेज नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि ये दस्तावेज जो जिनके पास नहीं है, वो उन्हीं लोगों के पास, उनमें से ज़्यादातर वही है जो गरीब हैं, पिछड़े वर्ग से आते हैं, जिनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि उनको सुरक्षित रख सकें, और अगर उनके पास खो गया है तो वो दोबारा बनवा सके। ये बहुत सारी दिक्कतें हैं जिसकी चर्चा कई बार हो चुकी है, और लगातार विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग अपने फैसले पर अडिग सा बना हुआ है। अब इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है, तो एक बड़ा मुद्दा ये बन रहा है। और चूंकि नागरिकता का सवाल है, नागरिकता से जुड़ा मुद्दा है, लोगों को आशंका है, और चुनाव आयोग ने जो फॉर्मेट जारी किया है वो भी ये बता रहा है कि इसके जरिए नागरिकता जांचने की और नागरिकता तय करने की भी कोशिश की जा रही है इस नई मतदाता सूची के जरिए। हाँ, इस नई मतदाता सूची के जरिए असल में असली ड्राइव वही है कि आपकी नागरिकता जो मतलब जांची जाएगी, नागरिकता जांची नहीं जाएगी, बल्कि आपको विदेशी नागरिक ठहराकर बाहर कर दिया जाएगा। और जिस तरीके से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा, इस जो गठबंधन के लोग गए थे उनसे मिलने के लिए, कि ये नया चुनाव आयोग है और नया चुनाव आयोग अपनी तरीके से काम करेगा। तो नया चुनाव आयोग है, तो नया चुनाव आयोग को क्या ये अधिकार भी मिल गए हैं कि वो संविधान से बाहर जाकर काम करेगा, लोगों की नागरिकता जांचने का भी काम करेगा, ये काम करेगा। तो ये अधिकार नए चुनाव आयोग को कहाँ से मिल गए हैं? संविधान के किस संशोधन के तहत उनको ये अधिकार मिल गए हैं? क्या नरेंद्र मोदी के कहने भर से चुनाव आयोग को ये अधिकार मिल गए? तो ये बहुत सारे सवाल हैं। और लेकिन अभी जो जिस तरीके से व्यवहार है चुनाव आयोग का, समीर जी, उसको लेकर बहुत सवाल उठ रहे हैं। और ये साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जो काम भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी हिम्मत नहीं कर पा रहे खुद, उस काम को करने के लिए चुनाव आयोग को लगाया गया है। और ये चुनाव आयोग जो भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा लगा रहा है। कल हम लोगों ने सुनवाया भी था कि कृष्णा अल्लावरू जो बिहार कांग्रेस के प्रभारी हैं, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ये बीजेपी के दो बड़े नेता जो हैं उनकी उनका फैसला है, चुनाव आयोग का फैसला नहीं है। तो किसी का भी फैसला हो, लेकिन चुनाव आयोग किसी के दबाव में आकर संविधान के बाहर जाकर काम नहीं कर सकता। यह महत्वपूर्ण बात है। जी बिल्कुल, संविधान के बाहर, और उसको जो अधिकार मिले हुए हैं, जो दायित्व मिले हुए हैं, उसके तहत ही वो काम कर सकता है, उसके बियॉन्ड जाकर नहीं कर सकता। और नागरिकता जांचने जैसी क्षमता, जैसी पावर उसको नहीं दी गई है। वो काम वो गृह मंत्रालय के तहत आता है। लेकिन चुनाव आयोग अब इस नए अपने फरमान के जरिए लोगों की नागरिकता, और अगर नागरिकता साबित नहीं हुई तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करेगा और उनकी नागरिकता छीनने की कोशिश की जाएगी। ये लोगों को ये इसीलिए उसके इस जो एक बिंदु है, क्लॉज है, उसकी वजह से ये आशंका उत्पन्न हो रही है। और इसको लेकर लगातार ये सवाल उठ रहे हैं। और अमलेंदु जी, एक और भी बड़ा मसला ये है कि जो इस पुनरीक्षण में, रिवीजन में लगाए गए लोग हैं, उनमें एक तो बीएलओ हैं, और उनकी सहायता के लिए चूंकि इतनी जल्दी इतने बड़े राज्य में ये पूरी प्रक्रिया इसको कंप्लीट करना है, उसमें बहुत सारे स्वयं सेवकों को लगाया गया है। ये भी सवाल उठ रहे हैं कि 3 लाख से ज़्यादा ये जो स्वयं सेवक हैं, जो लोग बीएलओ की मदद करेंगे, इसमें ये कौन लोग हैं? और इस पर अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए थे, दूसरे राजनीतिक दल भी सवाल उठा रहे हैं। और ये भी एक बड़ा मुद्दा है कि आखिर ये कौन लोग हैं और ये किस हैसियत से काम करेंगे, और इनकी इंटीग्रिटी पर
कितना भरोसा करता है चुनाव आयोग? हाँ देखिए समीर जी, एक तो ये कहा जा रहा है कि पिछले 3 दिनों में लगभग 3.5 लाख जो है वो ERO नए मतलब स्वयंसेवक जो है वो बनाए गए हैं। इनकी क्या पृष्ठभूमि है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। आरोप भी लग रहा है, विपक्ष सवाल उठा रहा है कि ये RSS से जुड़े हुए लोग हैं और RSS से जुड़े हुए लोगों को तैनात करके लोगों की नागरिकता छीनने का प्रयास किया जा रहा है। ये विपक्ष के आरोप हैं। अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने पूछा भी था कि इनकी पृष्ठभूमि क्या है, ये कहीं RSS के लोग तो नहीं है, ये उनका सवाल था। और ये अब बात सामने आ रही है कि आखिर इनकी पृष्ठभूमि क्या है, इनके ऊपर कोई मुकदमे तो नहीं है, किस तरीके के लोग हैं, इनकी आखिर इनकी नियुक्ति की किसने है और उसका आधार क्या था। क्या इसके लिए कोई आपने निकाला चुनाव आयोग ने कि भाई आप अगर ERO बनना चाहते हो बन सकते हैं, इनको कहीं कोई ट्रेनिंग दी गई? बहुत सारे सवाल हैं। चूंकि ERO जो है वो उसी को अधिकार है समीर जी, जो 1950 का मतदाता अधिनियम है उसके मुताबिक कि ERO को अधिकार है कि वही तय कर सकता है कि वोट बनेगा कि नहीं बनेगा। और ERO अगर तय कर लेगा तो उसके बाद फिर चुनाव आयोग केवल दिशा निर्देश जारी सकता है, उसकी बात को काट नहीं सकता। तो ये ERO जो है असली जड़ यही है। और इन ERO की नियुक्ति की किसने है, किस आधार पर नियुक्ति हुई है, कहाँ से आए ये सरकारी कर्मचारी हैं कि गैर सरकारी कर्मचारी हैं? गैर सरकारी कर्मचारी हैं तो किस दल से जुड़े हुए हैं? ये बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर इनकी नियुक्ति कब की गई? ये क्या आपने किसी अखबार में इसका विज्ञापन दिया चुनाव आयोग ने? आप ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करते हैं, उस पर आप 400 करोड़ 500 करोड़ के 1000 करोड़ पर खर्च कर देते हैं। इनके ऊपर कितना खर्च आ रहा है, ये चुनाव आयोग को बताना चाहिए कि ये नियुक्तियां कब हुई और किस आधार पर हुई और किस विज्ञापन के जरिए चुनाव आयोग ने नियुक्तियां की। जी बिल्कुल, इन नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं क्योंकि इन्हें ही ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो घर घर जाकर लोगों का एक वेरीफाई करें कि वो सही वोटर हैं कि नहीं है। और जो चुनाव आयोग कह रहा है कि उसको अपने वोटर राइट सिद्ध करने के लिए प्रमाण पत्र देने होंगे, माता पिता के जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा, अपने जन्म का प्रमाण पत्र देना होगा, यानी बर्थ सर्टिफिकेट देने होंगे। इन सब की जांच वही ERO करेंगे जो 3 लाख के से ज्यादा उनको नियुक्त किया गया है। सवाल उठ रहा है कि ये लोग कौन हैं, किस प्रक्रिया के तहत इनको नियुक्त किया गया है और कैसे इन पर चुनाव आयोग भरोसा करेगा। सबसे पहले समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया। उनका एक लंबा चौड़ा उन्होंने ट्वीट किया था 2 दिन पहले, उसको हम लोग एक बार फिर से देखेंगे। उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि सबसे पहले उन स्वयं सेवकों की पहचान उजागर की जाए जिनको बिहार और बंगाल में मतदाताओं के सत्यापन में लगाने की योजना रची जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाए कि वो स्वयं सेवक सत्ता पक्ष और उनके संगी साथी से संबंधित किसी भी संगठन, मुख्यालय या शाखा से जुड़े हुए लोग नहीं हैं। उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स की छानबीन करके ये निश्चित किया जाए कि वो किसी भी राजनीतिक दल से संबद्ध लोग नहीं हैं। संदिग्ध स्वयं सेवकों को किसी भी सूरत में इस जालसाजी का हिस्सा न बनने दिया जाए, चाहे इसके लिए कोर्ट का दरवाज़ा ही क्यों न खटखटाना पड़े। माना कि चुनाव आयोग को मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार है, लेकिन यह कहीं नहीं लिखा है और न ही इसका कहीं कोई उदाहरण है कि उसमें आम लोगों को इस तरह स्वयं सेवक बनाया जाएगा। जो मतदाता सूची पिछले जून में सही थी वो इस जून में गलत कैसे हो सकती है? सत्ता पक्ष हार के डर से ऐसा कर रहा है, लेकिन बिहार, पश्चिम बंगाल और कल को उत्तर प्रदेश में इस चालबाजी से भले कुछ वोट कम हो जाए, लेकिन भाजपा हारेगी और हमेशा के लिए हारेगी। पराजय का डर ही षड्यंत्र रचता है, निंदनीय कृत्य। ये लिखा है अखिलेश यादव ने और इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। यानी जिन लोगों को मतदाताओं के उनको वेरीफाई करने की जिम्मेदारी दी गई है, उनकी जांच खुद ही संदिग्ध है। जिन लोगों को लगाया गया है उस काम में, यानी ERO, और ये 3 लाख से ज़्यादा है। इतनी बड़ी संख्या में लोगों को नियुक्त कर दिया गया, उसकी कोई जानकारी नहीं। ये कहा जा रहा है, विपक्ष कह रहा है कि इतना बड़ा फैसला अगर चुनाव आयोग ले रहा था तो उसको वहाँ पर जो संबंधित पार्टियां हैं जो बिहार में चुनाव लड़ रही हैं उनसे उसको इस बात करनी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं की गई। मनमाने तरीके से उसको लागू कर दिया गया और जब आपत्तियां जताई जा रही हैं तो उसी मनमाने तरीके से उन आपत्तियों को खारिज भी किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, इन आपत्तियों को खारिज किया जा रहा है। और समीर जी, ये असल में एक तरह से कहा जाए जो विपक्ष कह रहा है और उसका तात्पर्य ये है कि ये देश को एक नई, जो एक तरीके से कहा जाए कि आग है उसमें झोंकने का प्रयास है चुनाव आयोग के जरिए। और बताया जा रहा है समीर जी कि इसी तरीके से जो मुख्य चुनाव आयुक्त रहे
शकदर साहब, उन्होंने 1978 में एक जो था वो बयान दे दिया था कि पूर्वोत्तर में इसी तरीके से अवैध नागरिक घुस आए हैं। और उसके बाद फिर असम में जो था वो आंसू का आंदोलन बहुत शुरू हुआ, जिसके गर्भ से जो थी वो एजीपी निकली और वो काफ़ी ज़्यादा मतलब असम जलता रहा और आज तक असम जो है उस आग में जल रहा है एक तरीके से। तो ये जो कवायद है ये असल में बिहार को असम बनाने की कवायद दिखाई पड़ती है, ये विपक्ष के आरोप हैं। और ये साफ तौर पर समझा जा सकता है कि जो 5B है इनके उसका निर्देश, उसमें साफ तौर पे है कि अगर आपके पास ये 11 डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं तो आपको विदेशी नागरिक घोषित किया जा सकता है और विदेशी नागरिक घोषित करके आपको मतलब गिरफ्तार भी किया जा सकता है और आपको वहाँ भेजा जा सकता है। ये है। तो अब ये सवाल उठता है कि इसके पीछे असली मंशा क्या है, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसको लेकर सवाल उठ रहे हैं कि असली मंशा क्या है। और चूंकि एनआरसी लागू नहीं हो पाया बिहार में और उसके जरिए ये आरोप लग रहे हैं कि अब बैकडोर से एनआरसी लागू करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन नागरिकता से संबंधित मुद्दों को जांचने का चुनाव आयोग को अधिकार नहीं है, फिर भी उसने अपने इस जो फॉर्मेट है उसमें इस पॉइंट को, इस क्लॉज को कैसे मेंशन कर दिया। और ये भी उसमें कह दिया गया है कि जिनका जो नागरिकता साबित नहीं हो पाएगी उनको विदेशी नागरिक घोषित कर दिया जाएगा। अब यही बड़ा सवाल है। अब जब सुप्रीम कोर्ट में ये मुद्दा जा रहा है तो उस पर ये सारे सवाल पूछे जाएंगे। और जो ADR है वो उसने सुप्रीम कोर्ट ने इस चुनाव आयोग के इस फरमान को चैलेंज किया है। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई होगी, लेकिन ये मुद्दा चुनाव से ठीक पहले बहुत सारी आशंकाओं को पैदा कर रहा है। और ये कहा जा रहा है जो चुनाव आयोग पर अब तक तमाम आरोप लगते रहे कि वो सरकार के साथ साजिश करके वो बीजेपी के पक्ष में काम कर रही है, वो एक बार फिर पुख्ता होता दिख रहा है वो आरोप। हाँ, ये आरोप पुख्ता होता दिख रहा है और विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि जिस एजेंडे को बीजेपी खुद लागू नहीं कर पा रही उसको अब चुनाव आयोग के जरिए लागू कराया जा रहा है। अब समीर जी, अगर इसी तरीके का आदेश मान लीजिए मोदी सरकार ने जारी किया होता तो हमारे टीवी चैनल क्या बहस कर रहे होते इस समय? ये कह रहे होते मोदी जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया, एनआरसी लागू हो रही है, संघ का एजेंडा लागू हो रहा है, ये सब कहा जाता। लेकिन अब वो चूंकि अवसर नहीं मिल पा रहा है तो ये काम अब चुनाव आयोग के जरिए कराया जा रहा है। और चुनाव आयोग साफ तौर पर कह रहा है कि यदि प्रक्रिया के दौरान किसी मतदाता पर विदेशी नागरिक होने का संदेह होता है तो उन्हें सक्षम प्राधिकारी के पास भेजा जाएगा। जो नागरिकता अधिनियम जो है उसके तहत जिला मजिस्ट्रेट या राज्य पुलिस हो सकती है। यदि डीएम पुलिस द्वारा भी संदेह की पुष्टि हो जाती है तो ऐसे अवैध प्रवासी अधिनियम के अनुसार अपने मूल देश में निर्वासन तक अपने निवास के राज्य में एक पारगमन सुविधा या निरोध केंद्र में सीमित रहेंगे। और उन संदिग्ध मतदाताओं को अपने मामलों को विदेशी न्यायाधिकरणों में ले जाना होगा, जो कि मोदी सरकार ने जो 2019 में संशोधन किया है उसके बाद अब ये न्यायाधिकरण जो है हर राज्य में स्थापित किए जा सकते हैं। तो ये बिहार में जो राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर के अध्ययन की जो प्रक्रिया है इसको बढ़ाने के लिए ये कहा जा रहा है कि ये पर्दे के पीछे से एनआरसी को लागू करने की ये प्रक्रिया है। इसको लेकर तमाम विपक्ष के नेता जो है वो आरोप लगा रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इसको ये कहा था कि पर्दे के पीछे से एनआरसी लागू करने की योजना है। जी बिल्कुल, इसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है और चुनाव आयोग पर निशाना साध रहा है। चुनाव आयोग के पास आपत्तियां लेकर गया। विपक्षी दलों का 11 पार्टियों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग से मिला। चुनाव आयोग प्रतिनिधिमंडल से मिलने की भी एक सीमा तय कर रहा है और उन पर भी पाबंदी लगा रहा है कि केवल पार्टियों के अध्यक्ष ही उससे मिल सकते हैं और एक पार्टी से सिर्फ 2 लोग आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें बता रही हैं कि चुनाव आयोग किस तरीके से काम कर रहा है और उस पर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं की धज्जियां उड़ाने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। जो मुद्दे, जिन चीज़ों को, जो बातें अब आ रही हैं कि कैसे ये असंवैधानिक है चुनाव आयोग का ये फरमान, उसको लेकर असदुद्दीन ओवैसी जो AIMIM के नेता हैं उन्होंने इस पर पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि, और उन्होंने कहा भी था कि चुनाव आयोग उनके सवालों का जवाब दे। लेकिन चुनाव आयोग किसी भी दल के, चाहे वो राष्ट्रीय पार्टी हो चाहे वो क्षेत्रीय पार्टी हो, किसी के सवालों का जवाब नहीं दे रहा। एक बार सुनेंगे क्या आपत्तियां उठाई थी असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव आयोग के इस जो चुनाव SIR प्रोसेस है, यानी जो मतदाता सूचियों को रिवाइज करने की जो अधिसूचना जहाँ उसने जो फॉर्मेट जारी किया है उस पर उन्होंने क्या कहा है और क्यों कह रहे हैं कि ये संविधान के प्रावधानों का उल्लंघन करता है। चुनाव आयोग को इस तरह के पत्र को जारी करने का अधिकार नहीं है। सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी को। सब चीजें आप क्यों पूछ रहे हैं मेरे से आप ये? और लास्टली हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ये बताना चाह रहे कि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को फॉलो करना पड़ता है। आप सुप्रीम कोर्ट से बड़े नहीं हैं,
लाल बाबू हुसैन केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस दिए, जो आपको बताया, उसको भी आप वॉयलेट कर रहे हैं। तो ऑल इन ऑल ये एक्सरसाइज डिसएनफ्रेंचाइजमेंट को लीड करेगा। और कई आप सब लोग जानते हैं कि बिहार के नौजवान पलायन करते, कोई हैदराबाद के होटल में काम कर रहा, कोई मुंबई के, कोई दिल्ली होटल में काम कर रहा, कोई पंजाब के खेतों में काम कर रहा है। और सीमांचल का एरिया, स्पेसिफिक एग्जांपल दे रहा हूं, अब आप थोड़े दिन के बाद देखेंगे 1.5-2 महीने वो तकरीबन एरिया सीमांचल कट ऑफ रहता, हजारों एकड़ जमीन पानी फ्लड से कट जाती, गांव कट जाते, घर बह जाते, कैसे होगा बताइए। और ईसीआई के पास क्या डेटा है भाई लीगल माइग्रेंट्स का, शेयर करिए हमारे को आप। हम भी चाह रहे कि इलेक्टोरल साफ होना, मगर ये जल्दबाजी में फैसला लिया गया है। हम ईसीआई को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए और पायलट बेसिस पे करना है तो किसी और जगह पे करिए आप। अगर कल बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे, जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको, नहीं आएंगे कई लोगों के नाम, तो क्या करेंगे फिर आप। तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती, वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हो। तो ये बिहार की जनता को वोट डालने का पूरा इख्तियार मिलना चाहिए, उनका राइट है। हाँ, अगर कोई चीज गलत है उसमें सही करिए, मगर ऐसा तो नहीं करेंगे ना आप। बिल्कुल आप आर्बिट्री तरीके से कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को चैलेंज कर रहे हैं? चैलेंज देखिए, चैलेंज नहीं, हम उनको बता रहे हैं, चैलेंज का सवाल नहीं है। वोटर का नाम नहीं आएगा। आप मेरे को बताइए कि मैं जितनी बातें आपसे कहा हूं उसमें गलत क्या है। जब बिहार में 2000 में सिर्फ 3.7 रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ हो रहा है, 2004 में 11.5, 2005 में 16.9, 2000 में कंट्री में 56। तो ये सवाल है जो इसके चुनाव आयोग का जो फरमान है उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वो सबसे बड़ा प्रमाण मानेगा किसको, जन्म प्रमाण पत्र को। और यहाँ बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनका जन्म वहाँ पर रजिस्टर ही नहीं होता है। तो जन्म प्रमाण पत्र लेकर लोग कहाँ आएंगे, और अगर नहीं ले आते हैं तो सीधे वो मतदाता सूची से खारिज हो जाएंगे। मतदाता सूची से खारिज होने का अगला चरण ये है कि उनकी नागरिकता पर संकट आ जाएगा। और सीधे तौर पर चुनाव आयोग अपने इस फरमान में लिख रहा है कि उनको विदेशी नागरिक घोषित किया जा सकता है, डिटेंशन सेंटर में डाला जा सकता है। तो ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये बड़ी साजिश का हिस्सा है, वो आरोप ऐसे ही नहीं लग रहे हैं, उनके लिए पुख्ता आधार खुद चुनाव आयोग ने बना रखा है। बिल्कुल पुख्ता आधार बना रखा है। और समीर जी, जो जन्म प्रमाण पत्र बनने का जो प्रक्रिया है वो बड़ी जटिल है, बड़ी लंबी है। 25 दिन का इन्होंने समय दिया और 25 दिन से कम में बनता नहीं है जन्म प्रमाण पत्र। तो जिनके पास नहीं है वो कैसे बनेगा। और जो रिपोर्ट्स हैं समीर जी, जो इसका डाटा है भारत के महापंजीयक का, उसने वर्ष 2000 से ये डाटा रिकॉर्ड करना शुरू किया कि कितने लोग का जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, कितने लोग उसका हो रहा है। तो बिहार में केवल 1.19 लाख यानी 1,19,000 लोग जो थे वो सिर्फ पंजीकृत हुए उस साल 2020 में, जबकि ये केवल जो जन्मे थे उनका केवल 3.7% था। तो यानी 2000 में जो लोग पैदा हुए उनमें से केवल 3.7% लोगों के पास अपना जन्म प्रमाण पत्र होगा। ये तो यानी कि आप एक तरीके से कहा जाए कि लगभग 96% लोगों को आप इस प्रक्रिया से बाहर कर देंगे। तो क्या 96% बिहारी मतदाता जो है उसको आप डिटेंशन सेंटर्स में भेज देंगे? तो ये सवाल उठ रहे हैं। तो ये बहुत जटिल प्रक्रिया है। और ये है समीर जी कि ये जो बनता है जन्म प्रमाण पत्र, इसमें भी अगर शिकायत होती है तब जाके वो जल्दबाजी मतलब किया जाता है, बड़े अधिकारी के पास आप जाइए। लेकिन वो एक लंबी प्रक्रिया है, वो इतनी जल्दी बन नहीं सकता। हाँ, वो तुरंत नहीं बन जाएगा कि आप आए और आपने अप्लाई किया और ऑनलाइन है और तुरंत बन के मिल गया, और कम से कम 25 दिन के भीतर तो नहीं मिल जाएगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं बन जाएगा। तो इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल उठे। अब जो सब मैट्रिकुलेशन का जो कहा गया कि ये होगा, तो ये भी जो अभी जो जातिगत सर्वेक्षण कराया नीतीश कुमार की सरकार ने और तेजस्वी यादव की सरकार ने, जब मिलीजुली सरकार थी इनकी, उन्होंने जब कराया तो उसमें ये आया निकल कर कि राज्य के कुल 14.71% छात्र जो थे उन्होंने कक्षा 10 से लेकर स्नातक तक किया है। यानी जो माना जाएगा उसमें जो जनता ली गई है, तो वो
केवल 14% छात्र जो हैं उन्होंने, और जबकि ड्रॉप आउट वहाँ बहुत ज़्यादा है, 70% के आसपास जो है बिहार में ड्रॉप आउट है। तो यानी ये भी लोगों के पास नहीं होगा, ये साफ तौर पर समझा जा सकता है। और ये जयंत चौधरी जो है शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने खुद जो है 3 फरवरी 2025 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में बताया था कि कक्षा 6 से 8 के बीच जो ड्रॉप आउट है बिहार में वो 26% ड्रॉप आउट है जी। तो यानी लोग पहुंच ही नहीं रहे हाई स्कूल पास करने के लिए, तो कहाँ से उनके पास वो आएगा। और जन्म प्रमाण पत्र 2 ही माना जाता है, या तो आपका 10वीं का सर्टिफिकेट हो बोर्ड का, और या तो फिर आपके पास बर्थ का सर्टिफिकेट। बर्थ का सर्टिफिकेट हो ये अब आप कहें साहब अपने माता पिता का दीजिए, अब माता पिता का कहाँ से आएगा? क्या नीतीश कुमार जी के माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट होगा? क्या निशांत कुमार जी की माता जी का बर्थ सर्टिफिकेट होगा? नीतीश कुमार का बर्थ सर्टिफिकेट होगा? किस तरीके से बर्थ सर्टिफिकेट आएगा? तो ये बहुत सारे सवाल इसको लेकर उठ रहे हैं। तो यानी एक तरीके से समझिए जी, ये पूरी प्रक्रिया जो है इसके राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, और इसके साथ साथ जो है ये बीजेपी का एजेंडा जो है वो लागू करने की भी कोशिश है। जी बिल्कुल। और इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं पटना से हमारे संवाददाता, डीबी लाइव के संवाददाता मुकुंद सिंह, और इस पर और जानकारी हम उनसे लेते हैं कि बिहार में इस मुद्दे पर क्या चल रहा है। इस मामला तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है। मुकुंद जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। आप ये बताइए कि बिहार में इसको लेकर, और राजनीतिक दलों की बात हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन आम लोगों के बीच इस जो चुनाव आयोग ने जन्म प्रमाण पत्र और तमाम प्रमाण पत्र मांगे हैं कि तभी आप मतदाता सूची में शामिल होंगे, उसको लेकर वो लोग क्या सोच रहे हैं? बिहार के जितने भी वोटर्स हैं उनके बीच जब हम लोग जाते हैं जी, तो वहाँ 2 तरीके की चीजें सामने आ रही है। एक जो शिक्षित वर्ग लोग हैं, जो हर चीजों को जानते हैं, उनके लिए समस्या कुछ ज्यादा नहीं है, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं और शुरू से ही मिडिल क्लास फैमिली के जो लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या आती है जो दलित लोग हैं, जो खेती में काम करने वाले लोग हैं, जो दैनिक मजदूर हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और वो लोग इस मामले को लेकर के चिंतित भी हैं। सब लोगों का कहना है, क्योंकि बिहार की राजनीति में एक चीजें समझना होगा, जो कभी भी चुनाव आयोग के द्वारा जब बिहार में वोटिंग करवाया गया तो 65% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई है। किसी भी मतदान केंद्र पर 65% से ज्यादा वोटिंग नहीं हुई, तो 35% तो पहले से ही वोटिंग नहीं हो रही थी। अब गरीब लोगों को अगर छांट दिया जाएगा, जैसे सर अभी बात हो रही थी स्टूडियो में, जो 2005 से पहले या 2000 से पहले बिहार में उतना हॉस्पिटल डेवलप नहीं था, या उतने लोग डेवलप नहीं थे जो जाकर के हॉस्पिटल में जन्म लेते थे और उनका जन्म प्रमाण पत्र मिलता था। तो इसको लेकर के गरीब लोग, जो खेती में मजदूरी करने वाले लोग हैं, वो चिंतित है। दूसरी चीजें हैं, जो बिहार में जहाँ बाढ़ आ गई है और हर साल बाढ़ आती है, उनके दस्तावेज जो निकल गए हैं वो लोग काफी चिंतित हैं, जो हमें मतदान करने से रोका जा रहा है। तीसरा एक मुद्दा और आ रहा है, जो जैसे पॉलिटिकल क्षेत्र में नहीं, जब लोगों से जाकर के मिलते हैं तो एक मामला यहाँ सामने आ रहा है, जो पॉलिटिकल पार्टी यानी कि जो केंद्र सरकार है या बिहार में जो एनडीए गठबंधन की सरकार है, उन लोगों ने मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरीके का चुनाव आयोग के द्वारा आदेश जारी किया गया है, जो लोग इसी में उलझे रह जाएं, विपक्ष के नेता इसी में उलझे रह जाएं, और बिहार की जो एक्चुअल मुद्दा है, जो चुनाव लड़ना है, वो मुद्दा की चर्चा नहीं है। इस तरीके के कुछ और मामले आ रहे हैं सामने। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, बिहार में जितने भी नौजवान लोग और जो बाहर जाकर मजदूरी करने वाले लोग हैं, उनके लिए प्रॉब्लम यह होता है, जैसे बिहार जब चुनाव होता है तो कुछ लोग चुनाव में वोटिंग करने के लिए आते हैं और कुछ लोगों को बुलाया जाता है। अब उन लोगों के साथ प्रॉब्लम यह है, जो वो लोग वहां से जब तक पेपर भेजेंगे नहीं, उनका वोटर लिस्ट में नाम आएगा नहीं, तब तक वो कैसे होगा। इन सभी मुद्दे, इस तरीके के मुद्दे चल रहे हैं बिहार में। तो ये मुकुंद जी, बहुत आपने ज़रूरी बात बताई कि आम लोग वहाँ पर क्या सोच रहे हैं, और बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जो पढ़े लिखे लोग हैं या संपन्न लोग हैं तो उनके पास दस्तावेज़ की कमी नहीं होगी, उनके पास दस्तावेज़ होंगे, सुरक्षित भी रखे होंगे। लेकिन जाहिर सी बात है कि गरीब और जो बाढ़ प्रभावित इलाकों के लोग हैं उनके पास हो सकता है ना हो। एक और महत्वपूर्ण बात इसको लेकर, जैसे हम देख रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां चिंतित हैं, और ये भी अभी दिखाई पड़ रहा है कि अब जेडीयू के भीतर भी चिंता दिखाई पड़ रही है। क्या बीजेपी वालों को इसमें अपना फायदा दिख रहा है? ऐसा कुछ है उनके बीच में? क्या भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, स्थानीय नेता हैं, उन लोगों को क्या इस जो चुनावी प्रक्रिया की पूरी ओवरहॉलिंग कर रहा है चुनाव आयोग,
उनको अपने लिए भी कोई खतरा दिख रहा है, कोई डर दिख रहा है? जितने भी नेता हैं जो क्षेत्र में जाकर के चुनाव लड़ते हैं, मैं तो पिछले 5 दिनों से वॉच कर रहा हूँ, जी। सभी नेताओं को क्षेत्र में जाने में प्रॉब्लम हो रही है। सभी एक ही सवाल पूछ रहे हैं, जो जो लोग संपन्न हैं, जिनके पास पेपर है उनका तो हो गया, जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। जैसे कुछ वृद्ध लोग हैं जो मतदाता हैं, शुरू से मतदान कर रहे हैं, उनके पास कोई कागजात भी नहीं है, ना उनके पास कोई जमीन है। सरकार ने इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्राम योजना के अंतर्गत किन्हीं किन्हीं को जमीन दिया है, घर बना कर दिया, वो लोग भी आ जाएंगे। पर जिनके पास न जमीन है न घर है, वो दैनिक मजदूरी करते हैं, कहीं भी रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम है। और इनकी जनसंख्या काफी है। इसको लेकर के जितने भी नेता हैं जो फील्ड में उतर कर चुनाव लड़ना है, सबको प्रॉब्लम है। ज्यादातर प्रॉब्लम तो जदयू के नेताओं को भी है, जो अब आपत्ति आ रही है कुछ नेताओं को, जब फील्ड में जाएंगे तो वोटिंग कौन करेगा, इस तरीके की चीजें सामने आ रही है। इसको लेकर के जिस तरीके से विपक्ष हमलावर है, हो सकता है आने, जैसे जदयू के कुछ नेताओं ने इस तरीके का स्टेटमेंट भी दिया है, क्योंकि क्षेत्र, जब आपको चुनाव लड़ना है तो आप क्षेत्र की जनता से ही चुनाव लड़ करके बाहर जीत करके आइएगा, और उन्हीं को मतदान देने से अगर रोका जाए तो इसके लिए सब लोग चिंतित तो हैं। पर अभी पार्टी के फरमान के आगे कोई कुछ बोलना नहीं चाह रहा है, वेट एंड वॉच की स्थिति में लोग लगे हुए हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुकुंद सिंह, आप कार्यक्रम में जुड़े। आप नज़र रखिए इस पर, अभी बहुत सारे अपडेट्स आने बाकी हैं। निश्चित तौर पर जो मुकुंद सिंह बता रहे हैं, तो ग्राउंड की रिपोर्ट बता रहे हैं कि किस तरीके से गरीब और जो दबे कुचले लोग हैं, जो रिमोट एरिया में रह रहे हैं, सबसे ज़्यादा तो इस फरमान की मार उन्हीं पर पड़ने वाली है, क्योंकि इसका जो जितने दस्तावेज मांगे गए हैं उनके पास नहीं होंगे, और ना ही वो इतने सक्षम है कि बनवा पाएंगे। बड़ी संख्या में 22% के करीब लोग बाहर रहते हैं, उनका तो आकर बनवा पाना ये असंभव जैसा है। हाँ, वो तो बनवा ही नहीं पाएंगे किसी भी हाल में। और ये कहा गया है कि सब ERO आपके यहाँ जाएगा या BLO आपके यहाँ जाएगा, और 2 बार जाएगा, आप नहीं मिले तो वो तीसरी बार आपका नाम काट देगा। अब जो सऊदी अरब में रह रहा है या अमेरिका में रह रहा है, वो कहाँ से आएगा बनवाने के लिए? अमेरिका छोड़ दीजिए अमलेंदु जी, अगर जो पंजाब में भी रह रहा है तो आपको पता होगा, बिहार जाने के लिए अगर आपको ट्रेन में रिजर्वेशन कराना है तो आप 3 महीने 2 महीने पहले कराइए, नहीं तो आप जा ही नहीं पाएंगे। और कल जो है ये तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी करके कहा भी है कि भाई जब आप खुद मान रहे हैं कि यहाँ की 20% आबादी बाहर रहती है, तो क्या आपने इतनी ट्रेनों का इंतजाम किया है कि लोग आकर यहाँ अपना बनवा पाए मतदाता? चुनाव आयोग ने कोई इंतजाम किया है? नहीं किया है। तो आपने किस तरीके से इसको लागू किया? तो इसके पीछे मंशा असल में असली क्या है समीर जी? असल में मंशा जो है ये यही है कि किसी तरीके से NRC को लागू किया जा रहा है। लेकिन जो असम में NRC लागू हुई थी, उसकी महत्वपूर्ण बात ये है कि वो एक न्यायालय की प्रक्रिया थी और न्यायालय के निगरानी में हो रही थी। ये इसके लिए कोई वैधानिक आधार नहीं है, क्योंकि उस समय वहाँ एक आंदोलन था। और वहाँ ये यहाँ ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि असम तो वो राज्य था जहाँ बांग्लादेश जब विभाजित हुआ, खासतौर से सन 71 में जब बांग्लादेश बना, मतलब पाकिस्तान जब विभाजित हुआ, तो बड़ी संख्या में यहाँ बताया जाता है कि 90 लाख के आसपास जो थे वो बांग्लादेशी नागरिक यहाँ आए, और जिनमें अधिकांश संख्या जो थी, मतलब 98% जो थी वो बांग्लादेशी हिंदू थे, जिनको आज भी नागरिकता नहीं मिल पाई है। तो एक तरफ हिंदुस्तान का नारा देने वाली पार्टी जो है वो किस तरीके से मतलब बांग्लादेशी जो हिंदू हैं उनको यहाँ नागरिक मानने को तैयार नहीं है। CA लागू हो गया है, उसके बावजूद उनको नागरिकता नहीं मिल रही है। लेकिन दूसरी तरफ उसके किस तरीके से एजेंडा बनाया गया, और वो हुआ NRC। जब NRC का वहाँ परिणाम आया समीर जी, तो हुआ ये कि लगभग 20 लाख के आसपास जो हिंदू थे, वही जो थे विदेशी नागरिक ठहरा दिए गए जी। और अब जो हमारे वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि अगर किसी का इस तरह का मामला है तो उस विदेशी प्राधिकरण में ना जाए, वो आके CA के तहत यहाँ से नागरिकता ले ले। अब ये कह रहे हैं, तो भाई इस पर काहे आपने इसको किया था, ये सवाल है। तो ये बिहार में यही लागू करने की कोशिश की जा रही है। और चूंकि बिहार में दलित और वंचित तबके की आबादी और अति पिछड़ों की आबादी ज़्यादा है और गरीब लोग हैं, उनके पास इनमें से कोई भी एक भी दस्तावेज नहीं हो सकता। अब समीर जी, जिसके पास जो है खाने के लिए 2 जून की रोटी नहीं है, उसके पास पासपोर्ट कहाँ से आएगा और वीज़ा कहाँ से आएगा? तो ये सवाल पूछे जा रहे हैं। तो यानी इस गरीब आबादी को एक तरह से कहा जाए कि विदेशी नागरिक घोषित करके डिटेंशन सेंटर्स में भेज दिया जाए, ये षड्यंत्र शायद है, इस तरीके का विपक्ष का आरोप है। जी बिल्कुल, ये षड्यंत्र है, इसीलिए ये इतना बड़ा मामला है। और इतना जिस तरीके से इसको लागू करने की कोशिश कर रहा है चुनाव आयोग, उससे ये पता लग रहा है कि विपक्ष के आरोप निराधार नहीं है।
क्योंकि इतना कम समय दिया जा रहा है, पुनरीक्षण किया जाएगा, 8 करोड़ के करीब मतदाता हैं, कैसे होगा। खुद चुनाव आयोग का कहना है कि अगर इसमें सही से इसका परीक्षण किया गया तो 20% से ज़्यादा लोग बाहर हो जाएंगे। तो आखिर वो बाहर हो जाएंगे, और आप पहले ये तो सुनिश्चित करिए कि जो आप प्रमाण पत्र मांग रहे हैं, दस्तावेज मांग रहे हैं, वो लोगों के पास हैं या नहीं है। और नहीं है, जिसके पास भी नहीं है, खासतौर पर अगर देखा जाए जन्म प्रमाण पत्र जिसके पास नहीं होगा, तो उसको आप कैसे घोषित कर देंगे कि वो यहाँ का नहीं है। वो अगर भारत में रह रहा है, उसकी नागरिकता केवल उसके जन्म प्रमाण पत्र के आधार पर आप खारिज नहीं कर सकते हैं। और उसके जबकि उसके पास दूसरे दस्तावेज हैं। सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो पिछले दिनों में हो चुका है वो हो गया है आधार कार्ड। लोगों के आधार कार्ड को आप मतदाता पहचान पत्र से लिंक भी कर रहे हैं, और दूसरी ओर इस नए फरमान में आप उसी आधार कार्ड को जो रिजेक्ट कर रहे हैं। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जिनसे चुनाव आयोग खुद फंसा हुआ है। और अब सुप्रीम कोर्ट में अगर ये जाता है तो निश्चित तौर पर गया ही है, इसको चैलेंज कर दिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट से भी चुनाव आयोग को एक चुनौती का सामना करना पड़ेगा, विपक्षी दलों का। और जैसा हमारे साथी बता रहे थे मुकुंद सिंह की, सत्ता पक्ष के भी जो सहयोगी दल है उनके भीतर भी इस तरह से अब सुगबुगाहट हो रही है कि उनको इस चुनाव आयोग के नए फरमान से बहुत बड़ा राजनीतिक नुकसान दिखाई पड़ रहा है। हाँ बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त राजनीतिक नुकसान दिखाई पड़ रहा है। और जनता दल यू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, उन्होंने बड़े एक तरह से कहा जाए कि गोलमोल शब्दों में इससे अपनी असहमति दर्ज कराई है। और उनका कहना है कि ये पुनरीक्षण का काम करना जो है ये उसका अधिकार है चुनाव आयोग का, लेकिन कोई भी एक भी मतदाता जो है वो छूटना नहीं चाहिए। जो वैध मतदाता है, हमारी चुनाव आयोग से केवल एक ही मांग है। तो एक तरह से कहा जाए समीर जी कि विपक्ष की इस मांग को जनता दल यू का परोक्ष तौर पर समर्थन जो है वो मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। जी बिल्कुल, इसका जनता दल यूनाइटेड का समर्थन मिलता हुआ दिखाई पड़ता है। और समर्थन अभी तो खैर शुरुआत है, लेकिन जिस तरीके से अब आने वाले दिनों में और वहाँ पर जैसे जो ज़मीनी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि कैसे लोगों के पास, बहुत सारे लोगों के पास जिनके पास रहने का घर नहीं है, हर साल बाढ़ में उजड़ जा रहे हैं, फिर अपने को उनको बसाना पड़ रहा है। जिनके घर के तमाम लोग, कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके घर के सभी सदस्य बाहर रह रहे हैं, और लेकिन वोटर वो यहीं पर हैं, आकर कहीं भी रह रहे हो, वोट वो अपने घर में, गांव में आकर डालते हैं, अपने यहाँ के ही मतदाता बने हुए हैं। उन लोगों के आप जन्म प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन कैसे करेंगे? वो तो आपके एक ही उसमें खारिज हो जाएंगे। उनकी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वही खत्म हो जाएगी, भले ही वहाँ पीढ़ियों से निवास कर रहे हैं। एक बहुत बड़ा लोगों के सामने एक सामाजिक संकट भी है, और उनके अपनी नागरिकता का जो संकट है वो तो खैर है ही। हाँ बिल्कुल, ये नागरिकता का संकट है। और केवल संकट मतलब ऐसा वैसा नहीं है समीर जी, ये बड़ा संकट है और नागरिकता जा सकती है, ये साफ कह रहा है चुनाव आयोग। हाँ। कि आपको जो है वो सक्षम प्राधिकारी के समक्ष भेजा जा सकता है, यानी डीएम के सामने भेजा जा सकता है। ये एक तरीके से उसमें है। तो नागरिकता पे ही खतरा आ गया। ये सिर्फ केवल वोटर लिस्ट का मामला नहीं है। जैसे 5 किलो आपका अनाज छिन जाएगा, इसका मसला नहीं है। मसला ये है कि आप भारत के नागरिक ही नहीं रहेंगे और आपको डिटेंशन सेंटर्स में भेजा जा सकता है। और जिस तरीके से रोहिंग्याओं को समुद्र में फेंक दिया गया, जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं, तो उस तरीके से समुद्र में फेंका भी जा सकता है। ये भी हो सकता है। आशंकाएं हैं इस तरीके से डिपोर्ट किया जाएगा। अब डिपोर्ट करने के बहाने क्या किया जाएगा, ये सारे ही आशंकाएं तो लोगों की रहेंगी ही जब आप देश के नागरिक ही नहीं रहेंगे। तो सबसे ज्यादा जो लोगों को आशंका है, डर है, वो इसी बात का है कि उनकी नागरिकता छीनने की एक साजिश है, चुनाव आयोग के जरिए सरकार ये कर रही है। और जैसा कि आरोप भी लगे और सीधे तौर पर कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू ने कहा कि ये चुनाव आयोग का ये फैसला नहीं है, ये फैसला है ये भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का। कृष्णा अल्लावरू का वो बयान हम आपको सुनवा भी सकते हैं। और उन्होंने सीधे तौर पर ये कहा कि ये सरकार में भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं का, सरकार में बैठे शीर्ष नेताओं का ये फैसला है। इसलिए ये और भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है कि क्या सरकार भी इसमें शामिल है। सुनते हैं कृष्णा अल्लावरू को। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग नहीं बल्कि चुनाव आयोग के जरिए सरकार ये काम करवा रही है। कोई बात अब कहनी पड़ रही है, सोचनी पड़ रही है, देखनी पड़ रही है। देखिए, चुनाव आयोग ने बिहार में एक ऐसी प्रक्रिया शुरू की है जिसके वजह से उन्होंने कल अपनी मुंह से उस मीटिंग में ये बात कही
कि इस प्रक्रिया के माध्यम से हम मान के चल रहे हैं कि बिहार के 20% मतदाता कट जाएगा, छट जाएगा। ये भयानक बात है। अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये बात कह रही है, ये सोच रही है और उस प्रक्रिया को लाने से पहले ये मन में बिठा लिया है और मन बना लिया है, तो मेरा तो उनसे एक ही गुजारिश है कि आपको 20% लोगों को काटना है तो सीधा वोटर लिस्ट से 20% लोगों को गायब करो। ये सब करने की क्या जरूरत है? उनका जिम्मेदारी है, उनकी दायित्व है, उनकी ड्यूटी है कि एक एक वोटर का वोट का हक बचाना, एक एक वोटर का संवैधानिक हक दिलाना, उस हक को दिलाने का काम आसान करना। ये इलेक्शन कमीशन पूरी गंगा उल्टी बहा रही है और ये संविधान विरोधी है, ये देश विरोधी है, ये जनता विरोधी है, ये लोकतंत्र विरोधी है। वजह क्या लगती है आपको 20%? क्योंकि देखिए 20% वोटर तो सरकार का भी हो सकता है, तो सरकार के पक्ष में वोट डालता हो, विपक्ष का भी हो सकता है, इंडियन गवर्नमेंट। लेकिन 20% वोट अगर आप चुनाव आयोग मान रहा है इस एक्सरसाइज से होगा, हो सकता है नंबर बढ़े भी घटे भी, लेकिन ऐसी एक्सरसाइज के पीछे वजह क्या लग रही है? इस एक्सरसाइज के पीछे वजह वो खुद ही बता सकते हैं, लेकिन मैं को साफ साफ ये दिखता है कि महाराष्ट्र जैसे चुनाव में, पहले दिल्ली के चुनाव में, अलग अलग चुनाव में जो वोटर लिस्ट पे धांधली वो बैकडोर से करते थे वो पकड़ी गई है, प्रमाण दिया गया है, सवाल उठाए गए। तो उनको पता है कि इस बार अगर बैकडोर से करेंगे तो वही सवाल उठाएंगे और उसके जवाब नहीं है। तो मेरे ख्याल से इलेक्शन कमीशन नहीं, और ये मैं खुल के बोल रहा हूँ, इलेक्शन कमीशन नहीं, ये बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता हैं उनकी तुगलकी फरमान है और ये जो धांधली बैकडोर से हो रही थी उसको फ्रंट डोर से करने का ये प्रक्रिया है। वोट पे करा आप रास्ता क्या बस? तो ये बीजेपी के जो सबसे बड़े नेता है ये वो करा रहे हैं, चुनाव आयोग तो केवल एक माध्यम है। कृष्णा अल्लावरू का ये कहना है। हाँ बिल्कुल, कृष्णा अल्लावरू का ये कहना है कि चुनाव आयोग तो केवल माध्यम है और चुनाव आयोग एक तरीके से जो विपक्ष ने पहले भी कहा कि ये केवल एक कठपुतली है बीजेपी की और कुछ नहीं है इसको लेकर। लेकिन समीर जी यहाँ सवाल ये भी उठ रहे हैं कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जो हैं उनकी नियुक्ति विवादों के घेरे में है, चूँकि उनके खिलाफ जो थी वो पहुंची हुई थी याचिका सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी 10:30 बजे, उससे पहले सुबह 9 बजे उनको शपथ दिला दी गई और वो मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है। तो जो जिस व्यक्ति की नियुक्ति खुद जो है वो सवालों के घेरे में है, वो आदेश दे रहा है कि आपकी नागरिकता जांची जाएगी। और ये भी देखिए कि जिनको जिम्मेदारी दी जा रही है नागरिकता जांचने की, उनकी भी नियुक्ति संदेह के घेरे में। उनकी नियुक्ति संदेह के घेरे में अभी पता ही नहीं कि वो आरएसएस के कार्यकर्ता हैं कि आईएसआई के कार्यकर्ता हैं कि किसके कार्यकर्ता हैं, कुछ पता ही नहीं है। विपक्ष यही सवाल पूछा है कि ये कौन है, किसके कार्यकर्ता हैं, ये कहाँ से आए हैं, ये 3 लाख जो ERO हैं ये कहाँ से आए हैं, और इसके परीक्षण में कितनी ईमानदारी वो बरतेंगे, नहीं कितनी, कौन जिम्मेदार होगा, कितनी ईमानदारी बरतेंगे और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, आखिर इनकी नियुक्ति प्रक्रिया क्या है, किस तरीके से इन लोगों की भर्ती की गई, ये नाम कहाँ से आए चुनाव आयोग के पास। भाई चुनाव आयोग ने कोई विज्ञापन जारी किया होगा ना कि अगर आपको ERO बनना है तो आप आवेदन कीजिए। और जब आप ये कर रहे हैं स्वयंसेवक, आपने मान लिया कि साहब ये वॉलंटरी हैं, तो ये वॉलंटरी आए कहाँ से हैं, इनकी पृष्ठभूमि क्या है, पाकिस्तानी नागरिक तो नहीं है, अलकायदा से जुड़े हुए तो नहीं है, कौन लोग हैं, ये क्या है, मालूम तो पड़े देश को, मतलब ये कहाँ से आए। डोर टू डोर जाएंगे लोगों के यहाँ और उनके कागज मांगेंगे, दिखाएंगे, लोग कैसे भरोसा करेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात ये कि कागज ले जाएंगे, उन कागजों का क्या इस्तेमाल करेंगे ये, और अब तो सब चीज़ें कागजों से जुड़ी हुई समझिए, मतलब आपके कागजों से बैंक अकाउंट जुड़े हुए हैं, एक मिनट मालूम पड़ा बैंक अकाउंट खाली हो जाएगा, तो चुनाव आयोग की जिम्मेदारी लेगा, लोगों के बैंक अकाउंट खाली नहीं होंगे। बहुत सारे सवाल इस तरीके के अब उठ रहे हैं कि इसके पीछे मंशा को लेकर के बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। तो अब चुनाव आयोग का ये जो फरमान है सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच चुका है, लेकिन बिहार में जिस तरह से इसका विरोध हो रहा है और केवल विपक्ष के नेता ही नहीं बल्कि सत्ता पक्ष के नेता भी आशंकित है, अब ये अपने ही जाल में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है चुनाव आयोग। और
उसका ये फरमान किसी के भी गले नहीं उतर रहा है। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसकी मंशा पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या बड़ी संख्या में बिहार के लोगों की नागरिकता को खारिज करने की ये कोशिश तो नहीं है, षड्यंत्र तो नहीं है, यही आशंकाएं जताई जा रही हैं। खैर, अब इस पर क्या करता है चुनाव आयोग, अपने फैसले को बदलता है या इसमें संशोधन करता है, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है और सुप्रीम कोर्ट में भी अब इसको चुनौती दी जा चुकी है। एडीआर जो संस्था है उसने चुनौती इसको दी है और कहा है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला पूरी तरह से मनमाना है और बड़ी संख्या में लोगों को मताधिकार से वंचित करने वाला है, जो कि उनका अपना मौलिक अधिकार है। और इधर एक और बड़ी खबर है जो कि महाराष्ट्र से है। पुणे की एक अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ एक याचिका दायर की गई थी। सत्यकी सावरकर, जो सावरकर के परिवार की हैं, उनकी वंशज है, उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ने सावरकर के लिए कुछ ऐसी बात की थी, किसी किताब का उदाहरण देते हुए, वहाँ से उद्धृत करते हुए, जो बात सही नहीं है। और अगर ऐसा सही है तो राहुल गांधी उस किताब को प्रस्तुत करें, ले आएं। लेकिन अदालत ने सीधे उनकी मानहानि की इस याचिका को खारिज कर दिया है और कहा है कि ये संविधान के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, हम किसी को उसके ही खिलाफ गवाही देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। तो ये इस मामले में उनकी याचिका खारिज हो गई। राहुल गांधी के खिलाफ देश भर में बहुत सारे मामले हैं, खारिज होते रहते हैं, उनको बुलाया जाता रहता है, लेकिन ये बहुत बड़ा मामला था और इसको लेकर काफ़ी राजनीतिक चर्चाएं भी हो रही थी। हाँ समीर जी, इसको याचिका उनकी मतलब मानहानि का जो मुकदमा वो खारिज नहीं हुआ है। हाँ। उन्होंने जो मांग की थी पुस्तक को प्रस्तुत करने की वो याचिका उनकी खारिज कर दी है अदालत ने। और जो न्यायाधीश थे विशेष अदालत के न्यायाधीश अमोल शिंदे, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को उस किताब को प्रस्तुत करने के लिए नहीं कहा जा सकता। और अपने आदेश में कहा अदालत ने कि आरोपी अपनी सफाई में सबूत पेश करते समय कोई भी प्रासंगिक दस्तावेज प्रस्तुत कर सकते हैं। अगर आरोपी को ऐसे दस्तावेज समय से पहले पेश करने के लिए बात किया जाता है तो ये भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(3) के तहत उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होगा, जो आत्म आरोपण यानी सेल्फ इंक्रिमिनेशन के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। तो ये उसमें कहा गया और कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 20(3) के अनुसार किसी भी अपराध का आरोपी व्यक्ति स्वयं के विरुद्ध गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए अदालत का मानना है कि आरोपी को ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता। तो ये बड़ी जीत जो है ये इस मामले में राहुल गांधी की वहाँ से पुणे की उस अदालत से आ रही है, जो कि सावरकर मानहानि मामले में मुकदमा किया हुआ है। सावरकर के वंशज जो है सत्यकी सावरकर, उन्होंने इस मामले में ये बड़ी खबर आ रही है। जी, तो ये एक बड़ी खबर है कि उसमें उनसे उस किताब को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, जिस किताब में वो विवरण उपलब्ध है जो सावरकर के लिए उन्होंने कहा था। लंदन के किसी कार्यक्रम में राहुल गांधी ने ये कहा था, तो उन्होंने मानहानि का दावा किया था कि ये बात उन्होंने कहीं नहीं कही थी और उस किताब को राहुल गांधी लाएं। तो कोर्ट ने सीधे कह दिया कि ये मांग नहीं स्वीकार की जा सकती कि राहुल गांधी को कोर्ट में वो किताब प्रस्तुत करनी पड़ेगी। तो एक बड़ी राहत है, एक बहुत चूंकि बड़ा चर्चित मामला है ये। वैसे तो राहुल गांधी के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इसको लेकर काफ़ी चर्चाएं थी और सावरकर को लेकर, और वो भी महाराष्ट्र में। तो इस मामले में कोर्ट ने उनको एक बड़ी राहत दी है। और महाराष्ट्र से ही एक और बड़ी खबर है, वहाँ 20 साल बाद जो ठाकरे ब्रदर्स हैं, यानी उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे, वो एक बड़ी रैली कर रहे हैं। और ये रैली कर रहे हैं जो वहाँ पर त्रिभाषा फॉर्मूला सरकार ने लागू किया था, तभी इन लोगों ने इसके विरोध में 5 जुलाई को यानी आज एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करने को कहा था। लेकिन उनकी इस घोषणा के बाद सरकार ने अपना फैसला ही वापस ले लिया। तो सरकार ने जब फैसला वापस ले लिया तो ये दोनों लोग अब उसको अपना एक विजय प्रदर्शन उसको कह रहे हैं, अपनी जीत के तौर पर इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे जो एक चचेरे भाई हैं, दोनों 20 साल बाद एक साथ आए हैं। इसको महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ही इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जा रहे हैं। और आज उद्धव ठाकरे ने साफ तौर पर कहा भी कि हम दोनों जो हैं वो एक साथ रहने के लिए अब एक साथ आए हैं। यानी कि इसका मतलब कि बातचीत शायद कुछ हो चुकी है। आज इसके जरिए एक तरह से कहा जाए कि भारतीय जनता पार्टी ने ये खुद अवसर उपलब्ध करा दिया कि 20 साल के बाद ठाकरे ब्रदर्स जो हैं वो एकजुट दिखाई पड़े और घोषणा की जा रही है कि हम एक साथ रहने के लिए यहाँ आए हैं। और जो राज ठाकरे हैं उन्होंने कहा कि चाहे गुजराती या कोई और मराठी, उसको मराठी आनी चाहिए, लेकिन अगर कोई मराठी नहीं बोलता है तो उसे पीटने की कोई ज़रूरत नहीं, चूँकि बहुत सारी घटनाएँ आ रही थी। लेकिन अगर कोई बेकार का नाटक करता है तो आपको उसके कान के
पर्दे के नीचे मारना चाहिए। और उन्होंने कहा कि मैं आपको एक और बात बताता हूँ, अगर आप किसी को पीटते हैं तो घटना का वीडियो ना बनाएं, पीटे गए व्यक्ति को बताएं कि उसे पीटा गया है। आपको हर किसी को ये बताने की जरूरत नहीं है कि आपने किसी को पीटा है। यानी ये गोलमोल शब्दों में ये कह भी नहीं कि इसके लिए कोई किसी को नहीं आती है तो उसको पीटे नहीं, लेकिन अगर कोई नाटक करता है तो उसको जरूर पीटें। और लेकिन जिस तरह से उनकी पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और लगातार जो वीडियो आ रहे हैं उसको लेकर बहुत वो घेरे में है, बहुत सारे सवाल भी उनके पर उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र में जिसको मराठी नहीं आएगी उसको क्या होगा। कई सारे जो दुकानें हैं, दफ्तर हैं, उन पर हमले हो रहे हैं। अभी आज सुबह भी एक अभी हम देख रहे थे कि मुंबई में किसी दफ्तर पर हमला किया गया, उनके जो लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उस पर पत्थर फेंक रहे थे। तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि राज ठाकरे जिस तरीके से विरोध कर रहे हैं वहाँ पर हिंदी का, उसको लेकर क्या उनको कितना राजनीतिक नफा नुकसान होगा, इस बात पर भी सवाल है। लेकिन जो राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का एक मंच पर आना, इस मुद्दे के अलावा भी उसके बहुत सारे नेतार्थ निकाले जा रहे हैं। और भारतीय जनता, चूंकि एक समय में सबसे पुराना जो सहयोगी था शिवसेना था भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र में, एनडीए का, और अब किस तरीके से शिवसेना अलग हुआ, शिवसेना को तोड़ा गया। राज ठाकरे बहुत दिनों तक बीजेपी के साथ एक तरह से रहे, अब वो फिर उद्धव ठाकरे के साथ दिखाई पड़ रहे हैं। इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि ये बीजेपी के लिए इनका एक साथ आना कितना फायदेमंद होगा या नुकसान पहुंचाएगा? हाँ, ये बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकता है काफ़ी ज़्यादा है। और एक तरह से कहा जाए कि सरकार में ना होते हुए भी शिवसेना और राज ठाकरे मतलब जब एक साथ आए तो बीजेपी उनके सामने झुकती नजर आई और वो फैसला वापस लेना पड़ा। और यहाँ तक कि जो विदर्भ का क्षेत्र है, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र है, वहाँ भी ये फैसला वापस ले लिया गया। तो यानी आप एक तरह से कहा जाए कि आप बुरी तरीके से घबराए हुए नजर आई भारतीय जनता पार्टी ठाकरे ब्रदर्स के सामने, क्योंकि दोनों ठाकरे जो थे इस पे एकजुट हो गए। और ये अवसर खुद जो था वो बीजेपी ने अपना हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो उसका नारा है उसके तहत शुरू किया था। उसमें एक तरीके से कहा जाए कि नुकसान जो है वो बीजेपी को उठाना पड़ा है। तो ये अब महत्वपूर्ण खबर है महाराष्ट्र की राजनीति में कि राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे दोनों एक साथ आए हैं। अब जिस तरीके से भाषा के मुद्दे पर दोनों एक साथ आए और भाषा के मुद्दे पर राज ठाकरे के जो कार्यकर्ता हैं वो घिरे हुए हैं, जिस तरीके से उसका विरोध कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने त्रिभाषा फॉर्मूला वापस ले लिया और आरोप ये लग रहे थे कि त्रिभाषा फॉर्मूला ये राज्य सरकार का फैसला नहीं है, ये फैसला है केंद्र सरकार का, जो राज्य सरकार पर जबरन थोपा जा रहा है। ये आरोप लगाए थे उद्धव ठाकरे ने भी और राज ठाकरे ने भी, उसी तरीके से जिस तरह से कृष्णा अल्लावरू आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण की जो योजना बना रहा है वो फैसला केंद्र सरकार का है। तो ये राज्यों के तमाम फैसलों पर केंद्र का जो दखल है उसको लेकर वो आरोप लगातार लग रहे हैं। और महाराष्ट्र में तो चुनाव से पहले भी अमलेदु जी लग रहा था और सीधे तौर पर संजय राउत ने कहा था कि ये सरकार वहाँ पर जो चल रही है, तब एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री थे, कि वो चल रही है गुजरात के लोगों से और गुजरात के नेताओं से। अब एक बार फिर यही आरोप लग रहे हैं कि गुजरात वो जो केंद्र सरकार राज्य सरकार के फैसलों में भी दखल दे रही है। हाँ, केंद्र सरकार राज्य सरकार के फैसलों में दखल दे रही है, ये साफ आरोप लग रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पर्ची सरकारें जो चल रही हैं बीजेपी की वो सब दिल्ली से चल रही हैं और दिल्ली को राज्यों की कोई जानकारी है नहीं कि वहाँ की राजनीति क्या है। और अपना एजेंडा लागू करने के लिए राज्यों पर दबाव डालते हैं, फिर राज्य की सरकारें जब घिरती हैं तब फिर उनको वापस आना पड़ता है। इधर समीर जी, हमारे प्रधानमंत्री जो हैं वो विदेश यात्रा पर हैं इस समय, 5 देशों की यात्रा पर हैं। आज अर्जेंटीना में हैं और हमारा देश का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो अमेरिका से डील करने के लिए, चूँकि ट्रंप ने 9 जुलाई की जो डेट दी हुई है उस पर वार्ता करने के लिए इस समय यूएस में है। जो वाणिज्य मंत्री हैं, कॉमर्स मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उनका एक बयान आया कल और उनका ये बयान ये था कि हम अपने हितों के साथ समझौता नहीं करेंगे। डेट से मतलब उसकी फाइनल डेट है उससे ज़्यादा भारत के हित जो हैं वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर राहुल गांधी ने एक वन लाइनर लिखकर जो है वो बहुत तगड़ा हमला बोला है। और आप बता सकते हैं कि क्या राहुल गांधी ने हमला बोला है? राहुल गांधी ने जो लिखा है कि पीयूष गोयल कैन बीट हिज चेस्ट ऑल ही वांट्स, मार्क माय वर्ड्स, मोदी विल मीकली बो टू द ट्रंप टैरिफ डेडलाइन। सीधे राहुल गांधी का ये कहने का मतलब है कि कुछ भी कह लीजिए पीयूष गोयल साहब आप, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के आगे झुक कर रहेंगे। उनके कहने का यही मतलब है, यानी जो डेडलाइन ट्रंप ने दी है उस डेडलाइन को फॉलो करेंगे, ये उनकी मजबूरी है। यही सवाल उठ रहा है कि ट्रंप की डेडलाइन, ट्रंप की बात,
ट्रंप का फरमान, उनके आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्यों झुकते जा रहे हैं। और बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ ये कहा है, और देखा भी जाएगा, हम लोग फिर 9 जुलाई को भी ब्रेकिंग करेंगे, उसमें ये देखा जाएगा कि पीयूष गोयल कितने कॉन्फिडेंट होकर बोल रहे हैं और राहुल गांधी का ये ट्वीट किस आत्मविश्वास का परिचय दे रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, और जो कहा है, मतलब जो राहुल गांधी ने कहा है वो साफ तौर पर कहा है कि उसको अगर हिंदी में बताया जाए कि पीयूष गोयल कितनी भी डींगे हाँक लें, लेकिन मेरे शब्द नोट करके लिखिए, यानी लिख कर रख लो, मोदी जो हैं वो ट्रंप के टैरिफ डेडलाइन के सामने झुक जाएंगे। ये है, यानी कि 9 जुलाई से पहले मोदी जी की सरकार जो है वो ट्रंप के सामने झुककर और डील कर लेगी अमेरिका की शर्तों पर। ये कहना एक तरीके से राहुल गांधी का है। तो अब राहुल गांधी के शब्द नोट करके हमने रख दिए हैं, मुझे लगता है कि बीजेपी ने भी नोट करके रख लिए होंगे। 9 जुलाई को चर्चा हुई कि राहुल गांधी ने जो कहा था लिख कर रख लो, वो लिख कर रख लो, राहुल गांधी का सच हुआ या पीयूष गोयल का जो है कहना सच हुआ। जी भाई बिल्कुल, इस मुद्दे पर राहुल गांधी लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और पूरा का पूरा विपक्ष ही पूछ रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप भारत के ऊपर किस तरीके का दबाव डाल रहे हैं और दुनिया भर में किस तरह से भारत को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारत की ओर से उस पर आपत्ति नहीं जताई जा रही हो, चाहे ऑपरेशन सिंदूर के बाद सीजफायर का मामला हो जिसका दावा ट्रंप कर रहे हैं, या फिर जो भारत के जो प्रवासी भारतीय थे जो गलत तरीके से अमेरिका पहुंच गए थे उनको डिपोर्ट करने का मामला हो, और जिस तरीके से भारत उनकी टैरिफ पॉलिसी के आगे दुनिया के दूसरे देश नहीं झुक रहे हैं लेकिन भारत समझौता करता चला जा रहा है। ये सारे सवाल लगातार उठ रहे हैं लेकिन इनके जवाब नहीं आ रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर और सीजफायर को लेकर सेना के बड़े अधिकारियों की ओर से बार बार ये चीज़ें आ रही हैं जो विपक्ष के तमाम आरोपों को सही साबित करती दिखाई पड़ रही हैं, लेकिन न तो उस पर सर्वदलीय बैठक बुलाई जा रही है और न ही उस पर कोई चर्चा हो रही है। प्रधानमंत्री खुद कोई उसका जवाब नहीं दे रहे हैं और न ही उसका कोई संज्ञान ले रहे हैं। बड़ी हैरानी की बात है। और इन सब सारे ये मुद्दे जब चल रहे हैं तो 8-9 दिन की विदेश यात्रा पर निकल लिए हैं। हाँ, 8 दिन की विदेश यात्रा पर निकल ली है और 11 सालों में सबसे लंबी विदेश यात्रा उनकी बताई जा रही है कि इस यात्रा हो रही है उनकी, और बहुत ढोल बाजे बजाए जा रहे हैं कि साहब बहुत लंबी यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए हैं। कई देश उनको अपने देश का सर्वोच्च सम्मान भी दे रहे हैं। अभी आज मैं देख रहा था एक ट्वीट पर कि बहुत सारे हैं और ये कहा जा रहा था कि शायद ये इतनी लंबी यात्रा प्रधानमंत्री ये सारे सर्टिफिकेट बटोरने ही गए हुए हैं। हाँ, सारे सर्टिफिकेट बटोरने गए हैं और ये कितने क्विंटल सर्टिफिकेट हो जाएंगे और इसको कहाँ रखेंगे, और इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं कि आखिर ये इतना जो कागज जो कहाँ रखेंगे प्रधानमंत्री। कागज पे है सर्टिफिकेट या पता नहीं ताम्रपत्र पे है, किस पे है वो मालूम नहीं। कागज पे है तो भी कई मतलब किलो होगा और ताम्रपत्रों पे तो कई कुंटल होगा। तो ये कितने कहाँ रखेंगे और क्या करेंगे, इनका कहाँ लेकर जाएंगे, इसको लेकर सवाल उठते रहते हैं। वह ठीक है, बहुत अच्छी बात है, प्रधानमंत्री हैं, भारत के प्रधानमंत्री, सम्मान मिल रहा है, भारत का सम्मान है। बहुत खुशी होती है कि भारत के प्रधानमंत्री को इतना बाहर जाकर सम्मान मिलता है, यानी अभी भी गांधी और नेहरू के देश के प्रधानमंत्री को कितना सम्मान दुनिया में मिलता है ये इससे मालूम पड़ता है। लेकिन ये कई सारे लोग ये पूछते हैं उस पर, चूंकि सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें बहुत सारी जानकारी भी मिलती है और बहुत सारे मुद्दे भी मिलते हैं, उनमें ये सवाल पूछा जाता है कि जिन देशों से सर्टिफिकेट ये मिल रहे हैं वहाँ का सर्वोच्च सम्मान मिल रहा है, नागरिक सम्मान मिल रहा है, वो बहुत सारे देशों का नाम लोग जानते भी नहीं हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन सभी देशों की यात्रा कर रहे हैं और इन देशों की यात्राओं को लेकर चर्चा अक्सर होती रहती है। लेकिन इस बार जब सीज फायर के बाद और भारत और पाकिस्तान के बीच जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को नष्ट किया, उस मुद्दे पर जब कोई देश भारत के साथ नहीं आया, तब उनकी इन विदेश यात्राओं पर और उनकी सरकार की विदेश नीति पर भी बड़े सवाल उठे। हाँ बिल्कुल, काफ़ी ज़्यादा उनकी विदेश नीति पर सवाल उठे और अभी खासतौर से ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो था वो विदेश नीति पर काफ़ी सवाल उठे। एक तो आतंकवाद विरोधी जो यूएन की कमेटी है उसका वाइस चेयरमैन बना दिया गया पाकिस्तान को, सुरक्षा परिषद जो है यूएन की उसका अध्यक्ष बना दिया गया पाकिस्तान को। ये सब कुछ हुआ हमारी जो गए प्रतिनिधिमंडल उसके बाद, और वो प्रतिनिधिमंडल जो गए उन्होंने जिस तरह से काम किया उसको लेकर भी वहाँ बहुत ज़्यादा सवाल उठे। और इधर समीर जी चलते चलते सूचना ये है कि जो जिसका आपने जिक्र भी किया था कि ADR जो है एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स जो संस्था है, उसने बिहार में ये जो मतदाता सूची में संशोधन है इसके लिए चुनाव आयोग का जो 24 जून का आदेश है उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी है। और ये कहा गया है कि ये आदेश मनमाने ढंग से दस्तावेज
दस्तावेजीकरण की आवश्यकताएं लागू करके नागरिकता साबित करने का भार मतदाताओं पर डालकर संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21, 325 और 326 का उल्लंघन करता है। अब इस पर कब सुनवाई होती है यह आने वाला समय बताएगा। बिल्कुल, इस पर कब सुनवाई होती है इस पर देखेंगे, रहेगी हमारी नज़र। लेकिन इस मुद्दे को जिस तरीके से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगाते हुए इसको चुनौती दी गई है, तो बहुत गंभीर आरोप है चुनाव आयोग पर, और वो किस तरह से अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, जबरन उनसे अपनी नागरिकता साबित करने के लिए कह रहा है, और अगर नहीं होता है तो नागरिकता उनकी छीनी जा सकती है, इसका वो लिखित तौर पर ये धमकी दे रहा है। तो ये सारे आरोप लग रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती दी गई है। आधार बहुत मजबूत है, सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई कब करता है और क्या फैसला देता है ये देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा और बहुत महत्वपूर्ण होगा। लेकिन इन सब से पहले क्या चुनाव आयोग अपने फैसले का ही रिव्यू करेगा या नहीं? वो पूरी की पूरी बिहार की मतदाता सूची का तो रिव्यू कर रहा है, लेकिन उस पर जिस तरह से आपत्तियां दर्ज कराई जा रही हैं, आरोप लग रहे हैं, उनको देखते हुए क्या वो अपने फैसले पर पुनर्विचार करेगा, ये भी बड़ा सवाल होगा। रहेगी इन सब पर हमारी नज़र। बने रहिए आप डीबी लाइव के साथ। इस कार्यक्रम को अब यहीं समाप्त करते हैं। मुझे और अमलेंदु उपाध्याय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।